बच्चों, आज हम करेंगे अपनी कक्षा 9 का पाठ स्मृति। स्मृति का मतलब होता है पुरानी याद, कुछ ऐसी बातें जो हमेशा हमारे दिमाग में बनी रहती हैं और हम उन्हें कभी भी भूल नहीं पाते। स्मृति जो है अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। तो इस पाठ के लेखक हैं हमारे श्री राम शर्मा। तो चलिए देखते हैं उनकी स्मृति क्या है, क्या वह अच्छी है या फिर बुरी है। सन 1908 की बात है। 1908 की बात है, यानी कि आज से 100 से भी ज़्यादा साल पुरानी बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। अब पुरानी बातें हैं तो लेखक को याद नहीं है, या तो दिसंबर एंड था या जनवरी स्टार्ट था, ठीक है ना। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। चिल्ला मतलब कड़ी सर्दी, बहुत ठंड पड़ रही थी। 2-4 दिन पहले कुछ बूंदाबांदी हो गई थी। ऐसा होता है ना, ठंड में अगर बारिश हो जाती तो फिर ठंड और बढ़ जाती है। इसीलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। शीत मतलब ठंड, भयंकरता मतलब और भी ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। अब लेखक को फिर समय याद नहीं है। वो कहते हैं कि शाम का समय था, दोपहर का समय था, 3:30 या 4 के आसपास का समय होगा। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था। लेखक बताते हैं कि मैं अपने मित्रों के साथ जो बेर की जो झाड़ी होती है ना, उस पे बेर तोड़ रहा था और खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र से घर लौट जाओ। उसको बोला कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, फटाफट घर जाओ। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। अब वह लेखक ने देखा कि मेरा बुलावा आया है, मेरे भाई ने बुलाया है, तो वह क्या करा, घर की ओर जाने लगा और साथ में उसका छोटा भाई भी था। अब भाई साहब की मार का डर था, इसीलिए सहमा हुआ चला जाता था। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा है। डरते डरते घर में घुसा। अब लेखक कहते हैं कि मुझे लगा कि ना भाई अगर बुला रहा है तो ज़रूर मैंने कुछ गलती की होगी, पक्का मुझे डांट पड़ेगी। इसीलिए वह सहमा मतलब डरा डरा सा चल रहा था और उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि भाई मैंने ऐसा क्या किया है कि जो मेरा भाई ने मुझे ऐसे बुलाया है। आशंका थी, लेखक को डर था कि बेर खाने के अपराध में ही पेशी ना हो। पेशी का मतलब होता है ना, जैसे कोई गुनाहगार होता है उसे अदालत में बुलाया जाता है, उसे बोलते हैं पेशी। तो लेखक कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो ये बेर तोड़ के खा रहा हूँ ना, तो किसी ने मेरी शिकायत कर दी। शायद इसी शिकायत के लिए मुझे घर पे बुलाया गया है। अब मेरा भाई मुझे डांटेगा। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। लेकिन जैसे ही लेखक घर में गया तो उसने देखा कि अरे भैया तो आंगन में बैठे हैं और बड़े मतलब साफ सही से मूड में है, कुछ गुस्सा नहीं है, वो तो अपने काम कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। अब पिटने का भय दूर हुआ। अब लेखक को लगा चलो अब पिटाई तो नहीं होगी। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाकखाने में डाल आओ। तेजी से भाई साहब ने कहा, तेजी से जाना जिससे शाम की डाक में चिट्ठियाँ निकल जाएं। यह बड़ी ज़रूरी है। यानी कि उस समय लेखक के भाई क्या कर रहे थे, कोई चिट्ठी लिख रहे थे, क्योंकि उस समय फ़ोन मोबाइल का ज़माना तो था नहीं। उस समय अपनी बात बताने के लिए चिट्ठियों का ही प्रयोग होता था। तो लेखक के भाई ने अपने भाई को बोला, लेखक को बोला कि तुम जाओ इन चिट्ठियों को डाक में डालो। डाक पोस्ट होते हैं ना, वो जिसमें वो डाक डालते हैं और फिर डाकिया वहाँ से निकाल कर ले जाता है, फिर उन्हें आगे लेके जाता है फर्दर। तो वही उनके भाई ने बोला कि फटाफट इन्हें डालाओ, क्योंकि जो शाम को डाकिया आएगा ना, वो चिट्ठी निकाल लेगा। अगर तुम लेट हो गए तो फिर डाकिया अगले दिन आएगा। इसीलिए तुम फटाफट जाकर चिट्ठियाँ वहाँ पर डाल आओ, ताकि जब आज शाम को डाकिया आए तो वह चिट्ठी उसके साथ चली जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जाड़े के दिन थे। जाड़े मतलब ठंड, पता ही आपको। तिस पर हवा के प्रकोप से कप कप लग रही थी। यानी कि हवा मतलब जाड़े में हवा चल रही थी और बहुत कप कप आ रहे थे। हवा मज्जा तक ठिठुर रही थी। मज्जा मतलब होता है ना, कहते हड्डियों तक, हड्डियों में हवा घुस गई, इतनी ठंड है कि हड्डी तक कप कपाने लगी है। तो लेखक यही बता रहे कि इतनी ठंड थी, इतनी हवा थी कि जो ठंड है, जो हवा है, हमारी हड्डियों में घुस रही थी। इसीलिए हमने कानों में धोती से बांधा। यानी कि कानों पे क्या है, धोती से बांध दिया, तो कानों में हवा नहीं लग रही थी। माँ ने बुझाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए। बुझाना मतलब होता है भुनाने के लिए। उस समय में क्या है, चने भुनने वाले जगह जगह होते थे ना, तो वो बच्चे क्या है, चने ले जाते थे, उनसे भुनवा लेते थे। और वो लोग क्या करते थे, तो उसके बदले में थोड़ा पैसा लेते थे या थोड़े से चने वो लोग रख लेते थे, उनको चने भून कर दे देते थे। तो लेखक की माँ ने क्या किया, उन्हें थोड़े से चने दे दिए कि जाओ ये चने भुनवा लेना और जाके चिट्ठी डाल आना। तो उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था,
यानी कि हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उन्होंने क्या, दोनों भाइयों के हाथ में क्या था, डंडा था। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था ना, यानी कि उनके हाथ में जो डंडा था वो बबूल की लकड़ी का था, उतना उम्र में राइफल से बिना था। यानी कि इतना, मतलब उन्हें डंडा इतना अच्छा लगता था ना, जितना अच्छा किसी के पास बंदूक हो ना तो भी अच्छा ना लगे। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहक हो चुका था। ठीक है ना, यानी कि कहते हैं कि मेरे डंडे से जो भी सांप आता था मैं उसे मार देता था, वो सीधा परलोक सिधार जाता था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिदिन उससे आम झुरे जाते थे। ठीक है ना, झुरे मतलब होता है तोड़ना। तो लेखक कहता है कि मक्खनपुर और स्कूल, इन दोनों के बीच में जो गांव था ना, इसमें क्या है, आम के पेड़ों पर हम लोग क्या करते थे, बहुत आम तोड़ते थे। इसी कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। यानी कि मूक मतलब डंडा बोल तो सकता नहीं, जो नहीं बोलता है उसे मूक बोलते हैं, लेकिन वह डंडा काम बहुत आता था, उनके आम तोड़ने के काम आता था। तो उन्हें लगता था कि इसमें तो जान है जो हमारी मदद कर रहा है, उन्हें डंडा सजीव सा लगता था। प्रसन्न वदन, यानी कि बहुत खुशी से हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। दोनों माँ, उस लेखक के साथ लेखक का छोटा भाई भी था ना, तो वो दोनों क्या करें, कहाँ गए थे, मक्खनपुर। किस लिए गए थे, वो चिट्ठियाँ डालने। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेबें ना थी। अब लेखक की जेब, कुर्ते कपड़े थे उसमें जेब नहीं थी, तो उसने क्या किया, चिट्ठियों को टोपी में रख लिया। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फलांग दूर उस कुएं के पास आ गए जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। अब बच्चे तो उछलते कूदते चले जाते हैं, तो लेखक कहते हैं कि हम तो ऐसे फटाफट उछलते हुए चार चार ही फलांग में, यानी कि 4 फलांग दूर था एक कुआं था, हम उस कुएं के पास आ गए। और उस कुएं में क्या था, एक बहुत ही भयंकर मतलब खतरनाक काले रंग का सांप था। कुआं कच्चा था, कच्चा यानी कि उस पर प्लास्टर वगैरह नहीं हो रहा था, यानी कि उससे अगर आप थोड़ी सी वो करोगे तो कुएं जो है टूट भी सकता है, उसकी जो मेंड होती है ना वह टूट भी सकती है। और 24 हाथ गहरा था। कितना गहरा था, अगर आप अपने हाथों को 24 बार बड़ा करो, 24 हाथ मिलाओ आप अपने अपने दोस्तों के साथ 24 बार हाथ मिला के, उतना गहरा था। ठीक है ना, यानी कि हमारे एक हाथ को 24 गुना कर दो तो कुआं 24 हाथ गहरा था। उसमें पानी ना था, ठीक है, उसमें पानी नहीं था। उसमें ना जाने सांप कैसे गिर गया था। अब कारण कुछ भी हो सकता है। हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। अब लेखक कहते हैं कि कुआं 24 हाथ लंबा था, गहरा था और मिट्टी का बना हुआ था, कच्चा था। उस कुएं में एक काले रंग का बड़ा भयानक सांप था। अब सांप उस कुएं में कैसे गिर गया हम नहीं जानते, हाँ, लेकिन हमें 2 महीने पहले पता चला था कि इस कुएं में एक सांप है। ठीक है, बच्चे नटखट होते हैं। मक्खनपुर में पढ़े जाने वाले हमारी टोली पूरे वानर टोली थी। लेखक कहते हैं कि जब हम पढ़ने जाते थे तो हमारा जो ग्रुप था ना, बच्चों का ग्रुप नहीं था, पूरी जैसे बंदर होते हैं ना, उछल कूद करते हुए, तोड़ फोड़ करते हुए, तो हम बिल्कुल बंदर जैसे वानर का ग्रुप था हमारा। एक दिन हम लोग स्कूल से घर वापस आ रहे थे कि हमें कुएं में उझकने की सूझी। उझकनी मतलब होता है झांक कर देखने की सोची। अब उन्होंने कहा, एक दिन हम स्कूल से वापस आ रहे थे तो हम सब बच्चों ने सोचा चलो एक काम करते हैं, कुएं में झांक कर देखते हैं। सबसे पहले उझकने वाला मैं ही था। अब लेखक सबसे पहले, जो लेखक बताता है कि मैं बहुत शरारती था, तो उसने कहा सबसे पहले मैं ही देखूंगा इसके अंदर झांक के, कि हमको कुएं में उझकने की सूझी। ठीक है ना, सबसे पहले देखने वाले को लेखक ही था। कुएं में झांक कर एक ढेला फेंका। खाली जगह होती है ना, अगर आप उसमें कुछ बोलते हो या कुछ फेंकते हो तो आवाज़ गूंजती है, कि उसकी आवाज़ कैसी होती है। उन्होंने कहा खाली कुएं में ना एक पत्थर फेंक के देखते हैं और फिर देखेंगे कि कुएं की आवाज़ कैसी होती है। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि की सुनने की इच्छा थी। यानी कि हमने कहा पहले एक काम करते हैं, कुएं में पत्थर फेंक के डालते हैं, तो फिर देखेंगे पत्थर गिरने की आवाज़ कुएं में से कैसी आती है। फिर हम कुएं में ढाँक कर आवाज़ लगाएंगे और फिर देखेंगे कि जो आवाज़ वापस आती है वो कैसी होती है। लेकिन कुएं में ज्यों ही ढेला गिरा, ढेला मतलब पत्थर, कुएं में जैसे ही पत्थर उन्होंने फेंका त्यों ही एक फुसकार सुनाई दी। तभी ऐसे क्या हुआ, एक फुंकार है, सांप फुंकारता है ना, वो सुनाई दिया। कुएं के किनारे पर खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। यानी कि मतलब इसका आशय ये है कि लेखक ने कह रहा है कि जब कुएं में से आवाज़ आई, लेखक चाहता था कि हम पत्थर फेंक रहे हैं, देखते हैं कैसी आवाज़ आती है, फिर हम अपनी आवाज़ लगाएंगे, फिर देखते हैं कैसी आवाज़ आती है। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर तो ना एक अलग ही आवाज़ आ गई। अब लेखक को, बच्चों को, उनके साथ वालों को कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसी आवाज़ आएगी।
अब वो बच्चे बिल्कुल ऐसे ही सहम गए, ऐसे ही घबरा गए और ऐसे ही भुचक के रह गए जैसे कि मान लो मोर है, मोर जंगल में नाच रहा है, मोरों का ग्रुप नाच रहा है, सब अपनी मस्ती में है, लेकिन जैसे ही कुत्ता भौंकता है ना वो सब डर के मारे हैं, ये क्या हुआ, ये क्या हो गया। तो इस तरीके से लेखक कहता है कि हम भी बिल्कुल वैसे ही हो गए कि ये आवाज़ कैसी है। ठीक है, चकित हो गए वो। उसके उपरांत उसके बाद सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका और कुएं में आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कहके लगाए। यानी कि लेखक बताता है कि हमने वहाँ पे भी हम डरे नहीं, हमने क्या किया, उस पर और ढेला फेंकना शुरू कर दिया। और जो कुएं से आवाज़ आ रही थी ना, उसको देख के, उसको सुन के हम लोग बहुत हंस रहे थे।